हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के फोर्थ पार्ट के बारे में। 3 वीडियोस हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उनको जाकर देख सकते हैं। साथ ही मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स हम कवर कर चुके हैं। अगर उन वीडियोज़ का लिंक चाहिए तो वो भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। अकाउंट्स या बिजनेस में अगर कोई प्रॉब्लम है तो इसके लिए आप हमारे एक सेपरेट चैनल जोली कोचिंग को प्रेफर कर सकते हैं। वहां पर अकाउंट्स और बिजनेस की वीडियोस अपलोड की जाती हैं। जोली कोचिंग का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। आज इस फोर्थ पार्ट में हमें क्या डिस्कस करना है, इंडियन इंडस्ट्री के बारे में। हमें ये डिटेल में डिस्कस करना है कि बिफोर इंडिपेंडेंस, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कैसे ब्रिटिशर्स ने हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर को यूज किया अपने बेनिफिट के लिए। हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर को एक्सप्लॉइट कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया इंडिया के लिए, लेकिन अपने बेनिफिट के लिए उन्होंने कैसे हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को यूज किया। अब तक हम ये अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि ब्रिटिशर्स डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज यूज करते थे। टैरिफ पॉलिसीज जो है वो डिफरेंट अप्लाई करते थे अपने बेनिफिट के लिए। वो क्या करते थे, रॉ मटेरियल चीप प्राइजेस पर इंडिया से परचेज करते थे, फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर करते थे और फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर करने के बाद इंडिया को ही सेल कर देते थे, जिसकी वजह से इंडिया के रॉ मटेरियल का यूज करते थे वो, और हमारी ही इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय करते थे। आज हमें ये डिटेल में डिस्कस करना है कैसे ब्रिटिश रूलर्स ने हमारी इंडियन इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय किया। वो कौन से ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से हमारी इंडियन इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, एक्सप्लॉइट हो चुकी थी, पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी अंडर द ब्रिटिश रूल्स। यहां पर हमें कह रहे हैं बिफोर इंडिपेंडेंस इंडियन इंडस्ट्री वाज टोटली डिस्ट्रॉयड बाय ब्रिटिशर्स। 1947 से पहले बिफोर इंडिपेंडेंस इंडियन इंडस्ट्री जो है वो टोटली डिस्ट्रॉय कर दी थी ब्रिटिशर्स ने। कैसे डिस्ट्रॉय की थी उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो मेन रीजन था वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं, और वो मेन रीजन क्या था, ड्यू टू डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज अप्लाई की थी टैरिफ पॉलिसीज के रिगार्डिंग। मींस वो टैक्सेस रेट जो है वो डिफरेंट चार्ज करते थे डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। यहां पर हमने टेबल ड्रॉ कर दिया है ताकि आप अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर पाएं। ये हमारे पास डायग्राम है, इसकी हेल्प से हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कैसे इंडियन इंडस्ट्री को ब्रिटिशर्स ने अपने बेनिफिट के लिए यूज किया और हमारी इंडियन इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये हमारे पास एक साइड हमने इंडिया लिख लिया, दूसरी तरफ हमने लिख लिया ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी, इंडिया के पास जितना भी रॉ मटेरियल था वो सारा वो एक्सपोर्ट कर देती थी ब्रिटेन में। मीन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी, इंडिया के पास जितना भी रॉ मटेरियल होता था वो परचेज कर लेती थी चीप प्राइजेस पर, ऐसे प्राइजेस पर जो कि बहुत कम रेट थे मार्केट रेट के अकॉर्डिंग अगर कंपेयर किया जाए, और वो भी ड्यूटी फ्री। ड्यूटी फ्री का मतलब है जब इंडिया से वो रॉ मटेरियल अपनी कंट्री लेकर जाते थे तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगाते थे, जिसकी वजह से प्राइजेस जो हैं वो और कम हो जाते थे। इंडिया का रॉ मटेरियल ब्रिटिश गवर्नमेंट यूज कर रही थी अपने बेनिफिट के लिए, अपनी नीड्स, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। जो रॉ मटेरियल ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया से परचेज करके लेके जाती थी चीप प्राइजेस पर, उसी रॉ मटेरियल को यूज करके वो फिनिश गुड्स बनाते थे। अपनी नीड्स तो सेटिस्फाई करते ही थे, साथ में फिनिश गुड्स बनाने के बाद वो फिनिश गुड्स इंडिया को इंपोर्ट कर देते थे, यानी सेल कर देते थे। सेल करने के बाद जो इंडिया वाले थे उनको वही प्रोडक्ट परचेज करने के लिए फोर्स्ड किया जाता था। कैसे फोर्स किया जाता था, जो इंडियन प्रोडक्ट्स होते थे उनके ऊपर टैक्सेस लगा दिए जाते थे, जिसकी वजह से इंडियन प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव हो जाते थे। लेकिन जो ब्रिटिश प्रोडक्ट्स होते थे, जो ब्रिटेन गवर्नमेंट इंडिया को सेल करती थी, वो ड्यूटी फ्री होते थे, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं चार्ज किया जाता था, जिसकी वजह से ब्रिटिश प्रोडक्ट्स जो हैं वो चीप हो जाते थे, सस्ते हो जाते थे। इसलिए इंडियन कंज्यूमर्स भी इंडिया के प्रोडक्ट नहीं परचेज करते थे। वो कौन से प्रोडक्ट परचेज करते थे, जो ब्रिटेन गवर्नमेंट उनको सेल करना चाहती थी। ये बेस्ट वे था जिसकी वजह से जो ब्रिटेन गवर्नमेंट है वो हमारे इंडियन सेक्टर को एक्सप्लॉइट कर रही थी। इसी को हम डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज भी बोल सकते हैं। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज मतलब वो टैरिफ पॉलिसीज डिफरेंट रेट पे चार्ज करती थी।
यहाँ पर दोनों ही चीज़ें ड्यूटी फ्री है। इंडिया से रॉ मटेरियल परचेज करके ले जाती थी चीप प्राइसेस पर, सस्ते रेट पर, फिर उनसे फिनिश गुड्स बनाकर चीप प्राइसेस पर अपने प्रोडक्ट्स सेल करती थी, जिसकी वजह से उनकी इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी और हमारी इंडस्ट्री डिक्लाइन हो रही थी। दूसरी तरफ अगर इंडिया अपने फिनिश गुड्स सेल करता था रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, वर्ल्ड में किसी भी कंट्री को अगर इंडिया अपने फिनिश गुड्स सेल करना चाहता था तो उसके ऊपर इतने हाई रेट ऑफ टैक्सेस अप्लाई कर दिए जाते थे कि वर्ल्ड में कोई भी इंडियन प्रोडक्ट्स को परचेज ही नहीं करता था, क्योंकि टैक्सेस अप्लाई करने के बाद वो एक्सपेंसिव हो जाते थे। सो ये डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी है, यानी डिफरेंट पॉलिसीज ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की हुई थी फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। जो इंडिया का रॉ मटेरियल है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ले जाते थे, यानी ड्यूटी फ्री कर देते थे, लेकिन जो फिनिश गुड्स थे उनके ऊपर इतना टैक्स लगा देते थे कि इंडियंस अपने फिनिश गुड्स को मार्केट में सेल ही नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से इंडिया के वर्ल्ड फेमस प्रोडक्ट भी कोई नहीं परचेज करता था। जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट होते थे, जो सिल्क मेड प्रोडक्ट्स होते थे, जो कॉटन इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स होते थे, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट होते थे, वो सारे डिस्ट्रॉय कर दिए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। सो ऑल दिस लीड टू डिके ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स। मेन रीजन क्या था जिसकी वजह से इंडियन इंडस्ट्री एक्सप्लॉइट की जा रही थी? वो था ये डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट आप अपने एग्जाम में ऐसे ही प्रिपेयर कर देते हो तो कोई भी टीचर आपका जो रिटन वर्क है शायद वो पढ़े ही ना, वो यही देख के आपको मार्क्स दे दे कि आपने इतना डीप में एक्सप्लेन किया है। सो अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ओवरऑल ये क्लियर हो चुका है कि कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट टैरिफ पॉलिसीज मींस टैक्स पॉलिसीज को डिस्क्रिमिनेट करके इंडियन इंडस्ट्री को एक्सप्लॉइट कर रही थी। अब हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं ये सारे पॉइंट्स, ताकि हमें वो रीजंस पता चल जाएं जिसकी वजह से इंडियन इंडस्ट्री एक्सप्लॉइट हो चुकी थी। सो ये हमारे पास फर्स्ट रीजन जिसकी वजह से हमारी इंडियन इंडस्ट्री एक्सप्लॉइट की जा रही थी बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, डिस्क्रिमिनेटरी tariff policies of the state. It means biased tax policies of the British government. जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो biased tax policies अप्लाई करती थी। biased tax policies का मतलब है भेदभाव वाली टैक्स पॉलिसीज, वो भेदभाव करती थी। कैसे? जो भी इंडियन अपने फिनिश गुड्स एक्सपोर्ट करना चाहता था रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, उसके ऊपर टैक्सेस लगा देती थी ताकि प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव हो जाए। दूसरी तरफ अगर इंडिया से कोई रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करता था तो उसके ऊपर टैक्स ही नहीं लगाते थे ताकि रॉ मटेरियल चीप हो जाए और ब्रिटेन गवर्नमेंट रॉ मटेरियल्स को परचेज करके अपनी इंडस्ट्री डेवलप कर पाए। सो इसको अभी हमने डिटेल में डिस्कस किया, इसका एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं और नेक्स्ट पॉइंट पे हम प्रोसीड करते हैं। द पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इज बाइस्ड। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टैक्स पॉलिसीज अडॉप्ट की थी वो बहुत ही बाइज्ड थी, भेदभाव वाली थी। कैसे? दे एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया विच इज टैरिफ फ्री। ब्रिटेन गवर्नमेंट क्या करती थी? इंडिया से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करती थी अपनी कंट्री में जो कि बिल्कुल टैरिफ फ्री था, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाती थी। दे इंपोर्ट ब्रिटिश प्रोडक्ट इनटू इंडिया विच इज टैरिफ फ्री। फिनिश गुड्स को इंडिया में सेल करती थी और उसको सेल करने पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाता था, बिल्कुल टैरिफ फ्री कर दिया जाता था ताकि ब्रिटेन प्रोडक्ट चीप हो जाएं एज कंपेयर टू इंडियन प्रोडक्ट्स, और इंडियन कंज्यूमर्स इंडियन प्रोडक्ट परचेज करने की बजाय ब्रिटेन के प्रोडक्ट्स परचेज करें, जिसकी वजह से ब्रिटेन की इंडस्ट्री डेवलप कर पाए। लास्ट में, बट दे चार्ज हैवी ड्यूटी ऑन इंडियन प्रोडक्ट्स इफ दे एक्सपोर्ट फिनिश गुड्स। दूसरी तरफ अगर इंडिया के लोग फिनिश गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं किसी दूसरी कंट्री को तो उसके ऊपर इतना हाई अमाउंट ऑफ ड्यूटी चार्ज कर दिया जाता था कि वो एक्सपेंसिव हो जाएं और वर्ल्ड में कोई भी उनके प्रोडक्ट्स को परचेज ना कर पाए। सेकेंड रीजन हमारे पास आता है डिसअपियरेंस ऑफ प्रिंसिल कोड। प्रिंसिल कोड का मतलब क्या होता है? आपको पता होगा ब्रिटेन गवर्नमेंट से पहले इंडिया में कौन से कोर्ट्स चलते थे? नवाब्स, प्रिंसेस, राजास एंड एम्पायरर्स। सो इन सब के राज होते थे, अपनी अपनी कंट्री, अपने अपने स्टेट होते थे, इनके अपना अपना एरिया होता था जिसमें ये अपना राज चलाते थे, अपनी एम्पायरर चलाते थे। उस टाइम पर जब ब्रिटेन गवर्नमेंट नहीं थी तो सभी राजा महाराजास क्या करते थे? हैंडमेड प्रोडक्ट्स परचेज करते थे, सिल्क,
कोटेज इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो प्रिंसेस कोर्ट की वजह से ही वर्ल्ड फेमस हो पाई थी। लेकिन ब्रिटेन गवर्नमेंट के आने के बाद सभी ये नवाब्स, प्रिंसेस, राजाज और एम्पायरर्स का जो ज़माना था वो ख़त्म कर दिया गया। ब्रिटेन गवर्नमेंट ने इन सबको अपने अंडर कंट्रोल कर लिया था। अब क्योंकि राजा महाराजा नहीं रह चुके थे, इसलिए जो सिल्क प्रोडक्ट थे, जो कॉटन प्रोडक्ट थे, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स बनाते थे, उनकी डिमांड कम हो चुकी थी और वर्ल्ड फेमस जो प्रोडक्ट्स थे अब उनकी डिमांड डिक्रीज हो चुकी थी। सो ये एक मेन रीज़न था जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री डेवलप नहीं कर पा रही थी। यहाँ पर हमें यही एक्सप्लेन करना है कि ब्रिटेन गवर्नमेंट से पहले जो राजा महाराजाज होते थे वो ज़्यादातर इंडियन प्रोडक्ट्स यूज़ करते थे और इसी की वजह से हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो वर्ल्ड फेमस हो पाए थे। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के बाद ये राजा महाराजाज का जो ज़माना था वो उन्होंने ख़त्म कर दिया, सभी कोर्ट्स अपने अंडर कंसीडर कर लिए, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो हैंडीक्राफ्ट यूजर्स थे वो खत्म हो चुके थे। अब ब्रिटेन प्रोडक्ट्स का ज़माना शुरू हो चुका था और लोग उन्हीं को परचेज करते थे, उन्हीं के फ्लेवर को पसंद करते थे। थर्ड हमारे पास आता है कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स। मशीन मेड प्रोडक्ट्स ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि मशीन की हेल्प से प्रिपेयर किए जाते हैं। जितने भी ब्रिटिश प्रोडक्ट्स थे वो सारी मशीन की हेल्प से प्रिपेयर किए जाते थे और ऐसे प्रोडक्ट्स जो मशीन की हेल्प से प्रिपेयर किए जाते हैं वो लो इन कॉस्ट होते हैं। इट मीन्स उनके ऊपर ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं आते, इसलिए उनको चीप प्राइसेस पर, सस्ते रेट पर भी मार्केट में सेल किया जा सकता है। दूसरी तरफ मशीन मेड प्रोडक्ट्स हाई इन क्वालिटी भी होते हैं, उनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है। इंडियन प्रोडक्ट्स जो कि हैंडमेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो कहीं पर भी टिक नहीं पा रहे थे मशीन मेड प्रोडक्ट्स के सामने। उनको बहुत ही टफ कंपटीशन मिल रहा था मशीन मेड प्रोडक्ट से। जिसकी वजह से इंडियन प्रोडक्ट्स डिके कर रहे थे, उनकी डिमांड कम हो रही थी। जो सस्ते प्राइजेस पर मिल रहे थे प्रोडक्ट, जो ब्रिटेन के प्रोडक्ट्स थे, जो चीप भी थे और जो हाई इन क्वालिटी भी थे, उसको ज़्यादा परचेज कर रहे थे। यहाँ पर हमें कह रहे हैं इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टे इन मार्केट फॉर इंडियन हैंडमेड प्रोडक्ट्स इन फ्रंट ऑफ मशीन मेड प्रोडक्ट्स। इंडियन प्रोडक्ट्स जो कि हैंडमेड प्रोडक्ट्स थे उनके लिए ये बिल्कुल डिफिकल्ट हो चुका था, पॉसिबल ही नहीं था कि वो मशीन मेड प्रोडक्ट्स के सामने टिक पाएं। जितने भी इंडियन कंज्यूमर्स थे वो मशीन मेड प्रोडक्ट्स को परचेज करते थे। क्यों? क्योंकि उनके प्राइजेस भी कम थे और उनकी क्वालिटी भी हाई थी। ये थर्ड रीजन है जिसकी वजह से इंडियन इंडस्ट्री एक्सप्लॉइट हो चुकी थी, डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। नेक्स्ट हमारे पास आता है न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। पैटर्न ऑफ डिमांड में आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा कि पैटर्न ऑफ डिमांड चेंज हो चुका था। पहले इंडियन कंज्यूमर्स इंडियन प्रोडक्ट को प्रेफरेंस करते थे, हैंडमेड प्रोडक्ट ज़्यादा परचेज करते थे। लेकिन जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई, ब्रिटेन के प्रोडक्ट आए तो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलने लगी क्योंकि वो चीप भी थे और हाई इन क्वालिटी भी थे। दूसरी तरफ जो वेस्टर्न फॉर्मेलिटीज़ थी वो उनको ज़्यादा अच्छी लगने लगी। न्यू स्टाइल, न्यू फ्लेवर, न्यू टेस्ट अब इंडियन कंज्यूमर्स ने भी प्रेफर करना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पर हमें कह रहे हैं न्यू स्टाइल एंड पैटर्न वॉज अडॉप्टेड बाय ऑल इंडियंस। जो न्यू स्टाइल प्रोवाइड किया था, जो वेस्टर्न लाइफस्टाइल प्रोवाइड किया गया था ब्रिटेन की तरफ से, अब उसको ज़्यादा प्रेफर करते थे इंडियन कंज्यूमर्स भी। वेस्टर्न लाइफस्टाइल वॉज अडॉप्टेड। जो वेस्टर्न लाइफस्टाइल था, जो उनकी क्लोथिंग सेंस थी, उसको ज़्यादा लोग पसंद करते थे। All this changes the demand pattern from Indian products to British products, जिसकी वजह से जो भी डिमांड थी इंडियन प्रोडक्ट्स की वो डिक्रीज होती जा रही थी। दूसरी तरफ ब्रिटेन प्रोडक्ट्स की डिमांड इंक्रीज हो रही थी क्योंकि सभी कंज्यूमर्स इंडियन प्रोडक्ट्स को छोड़कर कौन से प्रोडक्ट्स परचेज कर रहे थे? ब्रिटिश प्रोडक्ट्स। दिस प्रोसेस लीड टू लूजिंग डोमेस्टिक मार्केट बाय इंडियन इंडस्ट्री। अब आपको ये पता चल चुका है कि डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज की वजह से जो इंटरनेशनल मार्केट थी वो तो इंडिया की तरफ से बर्बाद हो चुकी थी। इंडिया अब अपने प्रोडक्ट फॉरेन में तो सेल कर ही नहीं सकता था क्योंकि डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज थी। दूसरी तरफ पैटर्न चेंज होने की वजह से इंडिया अपनी डोमेस्टिक मार्केट भी खो चुका था। अब इंडिया में इंडिया के लोग भी ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को प्रेफर करते थे, इंडिया के प्रोडक्ट्स को प्रेफर नहीं करते थे। और उसके वही रीजंस हैं कि ब्रिटिश प्रोडक्ट्स चीप होते थे, सस्ते होते थे और दूसरी तरफ उनकी क्वालिटी भी अच्छी होती थी।
फिफ्थ पॉइंट हमारे पास आता है इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर रेलवेज को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब रेलवेज को इंट्रोड्यूस करने से इंडिया को बेनिफिट तो हुआ, उसको एक वे ऑफ कम्युनिकेशन मिल गया, वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मिल गया, लेकिन इसका साइड इफेक्ट क्या हुआ? रेलवे के इंट्रोडक्शन के बाद जो ब्रिटिश प्रोडक्ट्स थे उनकी डिस्ट्रीब्यूशन इतनी ईजी हो गई कि इंडिया के हर एक कॉर्नर में जहां पर रेलवे पहुंच सकती थी वहां पर ब्रिटिश प्रोडक्ट्स पहुंचाए जा रहे थे, जिसकी वजह से इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड डिक्रीज हो रही थी और ब्रिटेन के प्रोडक्ट्स की डिमांड इंडिया के हर एक कॉर्नर से इंक्रीज हो रही थी। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे लीड्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लो कॉस्ट ब्रिटिश प्रोडक्ट्स एट डिफरेंट एरियाज। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेलवे को इंट्रोड्यूस किया तो उसकी हेल्प से उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट किए। जो लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स थे, जिनकी क्वालिटी हाई थी, उनको इंडियन कंज्यूमर्स हर एक एरिया में परचेज करने लगे। दिस फर्दर लीड्स टू हाई डिमांड ऑफ ब्रिटिश प्रोडक्ट्स रेदर देन इंडियन प्रोडक्ट्स। अब क्योंकि ब्रिटिश के प्रोडक्ट्स इंडिया के हर एक कॉर्नर में अवेलेबल थे, तो जितने भी इंडियन प्रोडक्ट्स थे उनकी डिमांड डिक्रीज हो चुकी थी, दूसरी तरफ जितने भी ब्रिटिश प्रोडक्ट्स थे उनकी डिमांड इंक्रीज हो रही थी। सो इंडिया अपनी डोमेस्टिक मार्केट भी खो चुका था, इंटरनेशनल मार्केट भी खो चुका था, जिसकी वजह से इंडियन प्रोडक्ट्स डिक्रीज हो रहे थे, डिक्लाइन हो रहे थे और धीरे धीरे ये एक्सप्लॉइट हो चुके थे। नेक्स्ट हमारे पास आता है अ लिटिल ग्रोथ इन मॉडर्न इंडस्ट्री। जो मॉडर्न इंडस्ट्री थी उसमें थोड़ी बहुत ग्रोथ देखने के लिए मिली, और वो ग्रोथ इसलिए देखने के लिए मिली थी क्योंकि उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट का बेनिफिट था। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेलवे लाइंस को बिछाना था, रेलवे ट्रैक्स बनाने थे। रेलवे ट्रैक्स बनाने के लिए उनको आयरन की ज़रूरत थी, और आयरन क्योंकि उनकी क्वांटिटी और उनका वेट इतना ज़्यादा होता था, वो अपनी कंट्री से नहीं मंगा सकते थे या फिर अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में सेंड नहीं कर सकते थे। इसीलिए उन्होंने क्या किया, इंडिया में ही ऐसी इंडस्ट्रीज को डेवलप करना शुरू कर दिया जो हमें आयरन और स्टील प्रोवाइड कर सके। सो मॉडर्न इंडस्ट्री में बेसिकली आयरन और स्टील को इंक्लूड किया जाता है। आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज को ही डेवलप किया गया ताकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो रेल ट्रैक्स प्रोवाइड कर सकें। और रेल ट्रैक्स को क्यों प्रोवाइड करना था? ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स इंडिया के हर एक कॉर्नर में प्रोवाइड कर सकें। सो इट मीन्स जो थोड़ी बहुत ग्रोथ मॉडर्न इंडस्ट्री में हमें देखने के लिए मिली थी वो इंडिया के बेनिफिट के लिए नहीं थी, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के बेनिफिट के लिए ही थी। सो यहाँ पर हमें कह रहे हैं इट वॉज इन सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी व्हेन मॉडर्न इंडस्ट्री शोड अ लिटिल ग्रोथ। 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में थोड़ी बहुत ग्रोथ देखने के लिए मिली थी, और वो ग्रोथ किसमें थी? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, बिकॉज ब्रिटिशर्स नीड दैट फॉर इस्टेब्लिशिंग रेलवेज। आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज में डेवलपमेंट क्यों देखी गई? क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को रेल ट्रैक्स को अप्लाई करने के लिए, रेल ट्रैक्स को बिछाने के लिए आयरन और स्टील चाहिए था। इट मीन्स उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए ही डेवलपमेंट की है, इसमें इंडिया का कहीं पर कोई बेनिफिट नहीं हुआ था। ग्रोथ वॉज लिमिटेड टू दोज एरियाज वेयर दे इस्टेब्लिश रेल ट्रैक्स। जो मॉडर्न इंडस्ट्री की डेवलपमेंट हुई थी वो सिर्फ उतने ही एरिया में हुई थी जितने एरिया पे उन्होंने रेलवे ट्रैक्स को बिछाया था। जहां पर रेलवे ट्रैक्स उन्होंने नहीं अप्लाई की थी वहां पर ये डेवलपमेंट नहीं हुई थी। सो ये क्लियरली शो करता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए ही डेवलपमेंट कर रही थी। सो एट द लास्ट, इन कंक्लूजन, हम ये 4 पॉइंट्स हाईलाइट कर सकते हैं। फर्स्ट, जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो टोटली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी बिकॉज ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज ऑफ ब्रिटेन गवर्नमेंट। जो मॉडर्न इंडस्ट्री थी उसमें थोड़ी बहुत ग्रोथ हुई थी, लेकिन वो ग्रोथ इसीलिए हुई थी क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट वो चाहती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी रेल इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश करना चाहती थी, इसीलिए आयरन और स्टील में थोड़ी बहुत डेवलपमेंट देखने के लिए मिली थी। नेक्स्ट, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज वॉज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्ट। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री वो होती है जो मशीन्स प्रिपेयर करती है जिसकी हेल्प से हम फर्दर प्रोडक्शन कर सकते हैं। सो इंडिया में कोई भी कैपिटल गुड्स थी ही नहीं मैन्युफैक्चर करने वाली। सो जितनी भी कैपिटल गुड्स थी वो हम फॉरेन से ही इंपोर्ट करते थे। लास्ट में ट्रेडिशनल इंडियन इंडस्ट्री वॉज डिकेइंग। इट मीन्स जो भी ट्रेडिशनल इंडियन इंडस्ट्री थी, इसमें हैंडीक्राफ्ट्स आ जाते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री आ जाती है, सिल्क इंडस्ट्री आ जाती है, वो सभी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आ जाती हैं जो इंडिया के डेवलपमेंट में पहले बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही थी,
लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के बाद वो टोटली क्या हो चुकी थी, डिक्लाइन हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। सो इन कंक्लूजन ये हमारा रिजल्ट है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारी इंडियन इंडस्ट्री को यूज कर रही थी अपने बेनिफिट के लिए, अपनी इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी अंडरस्टैंड करने के लिए। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड हो चुका है तो प्लीज़ अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके या फिर जोली कोचिंग इंस्टाग्राम आईडी है वहाँ पर आप पूछ सकते हैं।